ओके दोस्तों, तो अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं फाइंडिंग द एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दो हिस्सा है, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा जो है वो है मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसके अंदर जो हमारे लिए कॉमन है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल वाटर का जो है वो है मेरा H2O। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम है और दो हाइड्रोजन का एटम है, इसके बारे में हम बोल सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर है, मान लो N2H4, तो N2H4 पे जो है उस पे हम जानते हैं जो दो नाइट्रोजन का एटम है और चार हाइड्रोजन का एटम है हमारा एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये वाला चीज को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर मैं इसको फॉर्मली लिखूं तो मैं क्या लिखूं? तो इट गिव्स एक्चुअल नंबर of atoms in atoms of various elements in one molecule of a कंपाउंड। बहुत बार कंपाउंड नहीं हो सकता है, एलिमेंट खुद भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हो, फॉर एग्जांपल P4 या फिर S8, ठीक है, या फिर मल्टी एटम एलिमेंट्स, ठीक है, वो इस चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और मल्टी एटम एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके बारे में तो हम ढंग से ऑलरेडी जानते हैं। जो सेकंड जो चीज है जो हम लोग के लिए यहां पर नया है, दैट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, EF। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला EF हमारा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स दी, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द simplest whole number ratio of atoms of various elements ठीक है। It represents the simple whole number ratio of atoms of various elements in one molecule of a compound. एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जो हमारा ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C6H12O6। नाउ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स इन सबस्क्रिप्ट, नीचे जो नंबर्स हमें दिख रहा है उन सारे नंबर्स का
जो हमारा HCF है वो चीज सबसे पहले निकालो। तो ऑब्वियस सी बात है, HCF ऑफ 6, 12, 6 is equals to 6. Now divide all those numbers by HCF to get simplest form, जिसको मैं फर्दर होल नंबर के फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकता हूं, ठीक है, वो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जो करस्पॉन्डिंग नंबर्स है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज will be equals to CH2O, ठीक है। So CH2O is going to be the empirical formula, और यहां पर हम बोल सकते हैं जो कार्बन is to हाइड्रोजन is to ऑक्सीजन 1:2:1 मोलर रेशियो पे प्रेजेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो मोलर रेशियो में हमारा प्रेजेंट रहता है, उस मोलर रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O, राइट। अच्छा, नाउ यहां से हम बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n is a natural number. n is a natural number. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लूकोज वाले का देख लूं तो C6H12O6 will be same as writing CH2O whole 6. n यहां पर मेरे पास 6 आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों हम लोग n निकालते कैसे हैं? n will be simply the molecular formula weight divided by the empirical formula weight. n will be simply the molecular formula weight divided by the empirical formula weight. ये है मेरा डेफिनेशन ऑफ फाइंडिंग द n। इसका एग्जांपल ले लो। मैं यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं और यहां पर मैं मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मैं लिख दे रहा हूं। सवाल है यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है। ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला भरना है और हमें जो दिया रहेगा दैट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मान लो दे रखा है CH2, यहां पर है 84। अगला है मान लो HO, यहां पर है मान लो मेरा 34। अगला है मेरा HF, ठीक है, और ये मान लो दे रखा है हमारे पास 80। उसके बाद हमें मान लो दे रखा है CH2O और यहां पर हमें दे रखा है 150। या फिर मान लो हमारे पास है HgCl और यहां पर हमें दे रखा है 472, ठीक है। दैट इज गिवन टू अस, राइट। तो हम लोग किस तरीके से इसको निकालेंगे उसके बारे में हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा।
चलो, एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर CH2 है, दैट इंप्लाइज एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट जो है वो है मेरा 14, राइट। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट जो है वो है मेरा 14, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, दैट विल बी 14। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 84, तो n का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी 84/14, दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पाने के लिए पूरा चीज को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12। अगला, अगर मान लो मैंने HO का देखा, HO के लिए जो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट है दैट विल बी इक्वल्स टू 17। तो N जो होगा वो होगा 34/17, दैट विल बी 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो लिखेंगे दैट विल बी सिंपली H2O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी H2O2। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है HF, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ जाएगा मेरे पास? फ्लोरीन का होता है 19 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 20। तो N जो होगा दैट विल बी 80/20, दैट विल बी 4। तो ये करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आ जाएगा H4F4। CH2O तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट है वो मेरे पास कितना हो जाएगा? 12 + 16 28 + 2 30। तो N जो आ जाएगा 150/30, दैट विल बी 5 और फॉर्मूला लिखूंगा C5H10O5। अगला जो है वो है मेरे पास HgCl। Hg कितना होता है? 200.5 और Cl कितना होता है? 35.5। दोनों मिलके हो जाएगा मेरे पास 236। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट मेरे पास आ जाएगा 236। तो N जो होगा दैट विल बी 472/236, that will be 2, and the corresponding formula that we are going to write will be Hg2Cl2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, हम वहां से करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। बेसिकली हम N निकाल लेंगे और उस N से N जो है वो मेरा HCF है, उससे मैं पूरा चीज को मल्टीप्लाई कर देने वाला हूं। तो अब हम देखेंगे जो क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस फॉर्मेट पे आएंगे और हम उसको हैंडल किस तरीके से करने वाले हैं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, सो व्हाट इज द वे ऑफ फाइंडिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। तो एक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उन डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मास परसेंटेज है वो निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। For common examples are Dumas method, Geldas method, Carrier's method, ठीक है, Liebig's test, etc. There are different methods, ठीक है, उन पे अब जा नहीं रहे फिलहाल। तो वो सारे के सारे परसेंटेज मास को निकाल लेने के बाद वो जो डेटा है, उस डेटा के सहारे हम लोग जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालते हैं। ठीक है, थियोरिटिकल मैं अभी जो पढ़ाऊंगा वो थियोरिटिकली उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चंस जैसे जैसे मैं कराऊंगा तो और बढ़िया तरीके से समझ में आना चालू हो जाएगा। खैर, मैं स्टेप्स जो है वो मैं एक बार लिख रहा हूं, एक एक करके देखते जाओ क्या क्या स्टेप्स है, मैं समझाता भी जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, वो डेटा हाथ में लगने के बाद सबसे पहले क्या करोगे? डिवाइड दी percentages, divide the percentages
of each elements by its atomic mass। जो हमारा परसेंटेजेस है उसका हर एक एलिमेंट का परसेंटेज को उसके करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास से सबसे पहले डिवाइड करो, तो दिस विल गिव द रिलेटिव नंबर of moles of various elements. It will give the relative number of moles, not the absolute mole. अगर 100 ग्राम कंपाउंड होता, मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं जो 100 ग्राम मेरे पास है, लेकिन अगर 100 ग्राम कंपाउंड होता तो वो मोल्स जिस रिलेटिव रेशियो में तुम्हारे पास आ रखा है, ठीक है, वो रिलेटिव रेशियो का नंबर का आइडिया जो है वो तो तुम्हारा सबसे पहले लग जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरा, डिवाइड द क्वोशंट्स। क्वोशंट्स मतलब क्या है? कोई भी जब दो चीज को मैं डिवाइड करके जो चीज को मैं निकालता हूं, ठीक है, जो चीज को मैं निकालता हूं उस चीज को हम बोलते हैं क्वोशंट। ऑब्टेन्ड इन द above step, divide the quotient obtained in the above step by the smallest of them। उनमें से जो सबसे ज्यादा छोटा है उसको हम लोग स्मॉलेस्ट वाले से डिवाइड करेंगे टू गेट अ simple ratio of moles of various elements, ठीक है। Divide the quotients obtained in the above step by the smallest term, get them to get the simple ratio of moles of various elements। फायदा इसमें ये है, मेरा कोई एक एलिमेंट जो है वो मेरा पहले 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके दौरान ध्यान देना, सम माइनर अप्रोक्सीमेशंस नीड टू बी डन, ठीक है। थोड़े बहुत जो माइनर अप्रोक्सीमेशंस है, यानी 0.71 डिवाइडेड बाय 0.36 को होशियारी देकर पूरा डेसिमल तक मत लिखो, उसको सिंपली 2 लिख दो। अगर मान लो कोई एक स्टेप में आ गया 0.71 डिवाइडेड बाय 0.36, ठीक है, तो वहां पे होशियारी मत दो, उसको सिंपली 2 लिखो। क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है मास परसेंटेजेस का, वो एक्चुअली डेसिमल के 1-2 घर तक लिखी हुई होती है, तो वो डेटा खुद अपने आप में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट होता है। तो माइनर लेवल का अप्रोक्सीमेशंस जो है वो इन क्वेश्चनों पे हमें अक्सर करने की जरूरत पड़ती है। सो ये बात हम ध्यान रखेंगे, जो हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उस पे जब डिवाइड करके सिंपल रेशियो पे लाने वाले हैं, तो माइनर अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमारा करना पड़ सकता है, ठीक है। राइट, नाउ थर्ड स्टेप, मल्टीप्लाई। उस वाले चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द फिगर्स so obtained by
suitable integer if required to get simplest ratio of whole numbers। अच्छा, बहुत बार जब तुम डिवाइड करोगे स्मॉल वाले से उस पे कोई एक रेशियो 1.5 या 2.5 या 7.5 इस टाइप का फ्रैक्शन भी आ सकता है, तो इन दैट केस हम फ्रैक्शन नहीं रख सकते हैं, पूरा चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास सिंपली अगर हम ध्यान दें तो 7.5 विल गेट कन्वर्टेड टू 15, 2.5 विल गेट कन्वर्टेड टू 5, या मान लो कहीं पर 3.33 था तो लॉजिकली हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको हमें 10 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें एक सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर्स जो है वो हमें मिल जाए। ठीक है, राइट। अच्छा, अब इस तरीके से मल्टीप्लाई जब हम कर चुके हैं तो फाइनली राइट डाउन the numbers, finally write down the numbers in the subscript of various elements written sequentially to get the empirical formula। ठीक है, मान लो हमारे पास कार्बन 3 आया है, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, तो हम लिखेंगे C3। 3 जो है वो कार्बन के सबस्क्रिप्ट पे आएगा, हाइड्रोजन जो है वो 4 जो है वो हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट पे आएगा और 2 जो है वो ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट पे आएगा। तो वी हैव टू राइट डाउन द नंबर्स इन द सबस्क्रिप्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स रिटन sequentially to get the requisite empirical formula। So these are the 4 steps that has to be followed to get the empirical formula। And now steps to write molecular formula। हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला एज अबव। सबसे पहले जो है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो हम निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप में सिंपल सी बात है, find empirical formula weight। ठीक है, empirical formula weight इससे हमारा आ जाएगा। थर्ड, find n which is equals to molecular formula weight divided by empirical formula weight। And in the fourth step, multiply each number in empirical formula by n to get the molecular formula। So these are the different steps to write the molecular formula from a given empirical formula। बड़ी बड़ी बात बहुत सारी हो गई है, अब हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसके बारे में देखने वाले हैं, जो आखिरकार हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते किस तरीके से हैं। लेट्स सी।
ओके, सबसे पहले एकदम एक बेसिक क्वेश्चन, द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 60%, हाइड्रोजन इक्वल्स टू 8% एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32%. वी हैव टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो किस तरीके से करेंगे? तो जो सबसे पहले वो परसेंटेज है उस पे हमारा एटॉमिक वेट जो है कार्बन का है हम जानते हैं 12, हाइड्रोजन का जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 और ऑक्सीजन का जो है वो है हम जानते हैं 16. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन will be 60 by 12 is to 8 by 1, 32 by 16. तो that is 5 is to 8 is to 2. ये जो है वो फॉर्मूला है 5 is to 8 is to 2. ठीक है, ये सिंपल रेशियो है. इसको हमें फर्दर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन वगैरह आई नहीं है, तो हमारा बहुत सारा स्टेप जो है वो बच गया है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास सिंपली आ गया है C5H8O2. ये है मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना ही आसान है. लेट्स सी. 7.3 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड. कंपाउंड का जो टोटल मास है वो है मेरा 7.3 ग्राम. ठीक है, राइट. क्या ये इसका मॉलिक्यूलर मास है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या बोला है? दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. मास ऑफ कार्बन जो है वो इस कंपाउंड के अंदर दे रखा है 3.6 ग्राम. मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो दे रखा है हमें 1.4 ग्राम और मास ऑफ हाइड्रोजन जो दे रखा है वो है 0.7 ग्राम. तो सबसे पहली बात तो ये है, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, एंड इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड contains 3 atoms of N, find its molecular weight. So these are the two parts of the question. ठीक है, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को देखने के पहले सबसे पहले एक चीज तो हमें मालूम पड़ता है, जो ऑक्सीजन का मास तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, बट यही 4 एलिमेंट है जो टोटल मास जो है वो तो हमारा इन्हीं 4 एलिमेंट के कारण बनेगा. तो मास ऑफ ऑक्सीजन, इनको ऐड करो तो ये हो गया कितना 5 और ये हो गया 5.7. तो 7.3 माइनस 5.7, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.6 ग्राम. ये मेरे पास आ जाएगा 1.6 ग्राम. तो सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करूंगा. तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन मेरे पास आ जाएगा 3.6 बाई 12, 0.7 बाई 1, 1.4 बाई 14 और 1.6 डिवाइडेड बाई 16. ये हमारे पास आ जाएगा. So this will be equals to 0.3 is to 0.7, 0.1 is to 0.1. बट ये सिंपल रेशियो पे नहीं है क्योंकि यहां पर तो हमारा फ्रैक्शंस है. तो पूरा चीज को इसके स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर हियर इज 0.1. तो 0.1 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 0.1 से डिवाइड करते हुए आ जाएगा C 3:7:1:1. तो सिंपल सी बात है, यहां से ये हमारे पास आ गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला
will be equals to C3C7NO। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आना पड़ेगा। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट विल बी C3H7NO होलेन। तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स पर एलिमेंट हमारा 3 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है यहां के इंफॉर्मेशन से एक चीज मुझे मालूम पड़ रहा है दैट n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अच्छा, so what will be the empirical weight? 36 plus 7 plus 14 plus 16, ये हो गया 36 plus 7 sorry 66, that will be equals to 73 gram. That is the empirical weight. तो मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे पास आएगा that will be simply equals to 73 into 3, that will be equals to 219 gram per mole। ओके, तो अगला क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। अ कंपाउंड कंटेन्स 26.6% पोटेशियम, 35.4% chromium and 38.1% of oxygen by mass. We have to find the corresponding empirical formula। ठीक है, that is what we have to obtain। सबसे पहले एक बार बाय द वे एक बेसिक लेवल पे ऐड करके देख लो जो 100% मिल रहा है या नहीं, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है। तो 35 और 38 जो दोनों मिलके हो गया है दैट इज इक्वल टू 73.5 प्लस 26.6 100.1% आ रहा है। अच्छा, एग्जैक्ट 100 होगा नहीं, पहले ही बात समझ लो। माइन्यूट अप्रोक्सीमेशंस आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। जब हम रेशियो निकालेंगे तो उसके दौरान जो है उस चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, पोटेशियम कितना होता है? पोटेशियम होता है हमारा 39। ठीक है, क्रोमियम कितना होता है? क्रोमियम होता है हमारा 52 और ऑक्सीजन कितना होता है? दैट इज 16। तो हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा K is to CR is to O, 26.6 by 39, 35.4 divided by 52, 38.1 divided by 16। ठीक है, now compute it। तो this will come out to be equals to 0.68 to 0.38। ये हमारे पास आने वाला है। ठीक है, और अब जो मेरा नेक्स्ट रूल है इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर में से, और स्मॉलेस्ट नंबर है 0.68। तो मेरे पास 0.68 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 1:1:3.5। लेकिन 3.5 हमारा अलाउड नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, इस पूरे चीज को मैं सुटेबल मल्टीपल 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2:2:7। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आएगा दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला will be K2Cr2O7। That empirical formula will be simply K2Cr2O7। ठीक है, तो ये हमारा एक आसान क्वेश्चन था जिसमें सारे के सारे स्टेप्स हमें देखने को मिला। मेरे ख्याल से इस तरह प्रोफाइल का चीजें जो है वो हमें समझ में आ चुकी है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। द मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन टू बी 204 ग्राम पर मोल
it contains 58.77% carbon, 13.81% hydrogen, and 27.42% nitrogen by mass. We have to compute the molecular formula. That is what asked to us. तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का ट्राई करेंगे. So that will be 58.77 divided by 12, 13.81 divided by 1, or 27.42 divided by 14. That is what going to be asked. अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करें तो ये सारे नंबर बहुत बेहतर बन जाएगा इफ वी अप्रोक्सीमेट इट एज. सारे नंबर्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो. देखो ये स्टेप्स हम ऑफिशियली लिख नहीं सकते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान हम एग्जैक्टली बाल के खाल तो निकालेंगे नहीं, और हम यहां पर अप्रोक्सीमेट करेंगे. अप्रोक्सीमेशन पे ओनली प्रॉब्लम जो देती है वो है हाइड्रोजन. बाकी किसी पे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि ध्यान दो, एक ऑक्सीजन का गड़बड़ी करना संभव नहीं है, सीधा 16 का जंप आएगा. यार एक नाइट्रोजन में गड़बड़ी कर दी तो फिर 14 का जंप आ जाएगा. ठीक है. हाँ, हाइड्रोजन में ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा जानलेवा होता है, तो हाइड्रोजन का नंबर के लिए मैं थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करने को सपोर्ट करता हूं. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उस बात को समझो. देखो एग्जाम में हमारे पास कैलकुलेटर होंगे नहीं, तो ऐसे डेटा आने पर हम एग्जैक्ट फ्रैक्शन तक निकालना बेवकूफी रहेगा, क्योंकि हमें चीजों को तो अल्टीमेटली इंटीजर पे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये सारे नंबर्स को मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा के अप्रोक्सीमेट कर दिया, और यहां से मेरे पास बहुत बढ़िया आ गया है 5:14:2. तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला जो क्लेम कर रहा हूं वो है C5H14N2. अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं ये हाइड्रोजन जो 14 है वो 15 भी हो सकता है. थोड़ा सा बढ़ाने पर, क्योंकि हाइड्रोजन में एक का ही जंप आता है, तो यहां पर जब मैं सबको थोड़ा बढ़ा रहा हूं, इसको ये बढ़ के 15 पे पहुंचेगा या 14 पे पहुंचेगा, ये बात करना एक्चुअल में थोड़ा सा मुश्किल रहता है. तो कोई दूसरा इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए साथ ही साथ, तो एक्चुअल में हमें फायदा मिलता है. ठीक है. विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तुम लोग बहुत सारे चीज सीखोगे, और सीखते हुए समझ जाओगे जो यहां पर 15 कभी ऑड नंबर कभी आ ही नहीं सकता है. हाइड्रोजन पे जो केस है, नाइट्रोजन का नंबर अगर इवन है, हाइड्रोजन का नंबर कभी ऑड आ ही नहीं सकता है. ठीक है. वो कंपाउंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है. ये तुम लोग इवेंचुअली रियलाइज कर जाओगे. अभी हो नहीं सकता है. जब ऑर्गेनिक में हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह पढ़ाएंगे, वहां से एक चीज समझ में आएगा. अगर नाइट्रोजन हो, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन हो, या फिर कोई हैलोजेंस हो, ये सब मेरे इवन नंबर पे है, तो हाइड्रोजन के नंबर कभी ऑड पर आना संभव ही नहीं है. हाइड्रोजन इवन ही होगा. यहां पर 15 आ ही नहीं सकता है, ये 14 ही आएगा. तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन पे ओनली जो हमें थोड़े से पेन देता है लाइफ में वो है हाइड्रोजन. कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं है. हाँ, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है, इस पर ये वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का और एक तरीका भी है. देख लो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है. एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है मेरे पास. तो एम्पेरिकल वेट जो आएगा दैट विल बी 60 plus 14 plus 28. That will be 102 gram per mole. ठीक है. तो N जो है वो कितना है?
204 by 102, that will be simply equals to 2. अगर मान लो यहां पर 204 के बदले 206 होता, n तो हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता था, यानी इसके नीचे 103 आना जरूरी था। तो एक हाइड्रोजन बढ़ा दो और उसको 15 कर दो। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? ये अप्रोक्सीमेशन पे हाइड्रोजन का एक बार हमेशा बैक कंप्यूट करके जरूर चेक कर लेना। अगर ये 206 दिया हुआ होता तो ये फॉर्मूला में बोलता गलत है, ठीक है, और यहां पर C5H15N2 होता rather than C5H14N2। खैर यहां पर हमारे एक परफेक्ट इंटीजर आया है 2, तो हमने जो निकाले हैं वो परफेक्टली सही निकाले हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा दैट विल बी C10H28N4। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड PCB इज गिवन टू बी C12HMCl 10 - m belongs to natural number, then find m if it contains 58.9% chlorine by mass। ये चीज हमें निकालना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? ध्यान दो, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट विल बी 12 into 12 plus 1 into m plus 35.5 into 10 - m। तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा 355 plus 144, ठीक है, 355 plus 144, तो 499 minus 34.5 m, यह है मेरा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया है। तो इसके अंदर मास ऑफ क्लोरीन कितना है? दैट विल बी इक्वल्स टू 355 minus 35.5 m। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा परसेंटेज ऑफ Cl है वो आ जाएगा 355 minus 35.5 m divided by 499 minus 34.5 m into 100, that will be equals to 58.9। ठीक है, तो that simply implies m is equals to 4। इसे कंप्यूट कर लो, m तुम्हारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, m तुम्हारे पास 4 आएगा, मैं कंप्यूट करके रखा हूं इसलिए इतना जल्दी लिख दिया, अदरवाइज देयर इज नो टेक्निक। ठीक है, इसे प्रॉपर कंप्यूट हमें करना ही पड़ेगा, वहां से m का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वाले कंपाउंड का जो आएगा दैट विल बी C12H4Cl6 and that can be written in the way C6H2Cl3 whole twice। इन 12, 4 और 6 का जो HCF है वो है हमारा 2। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वो अगर हमें पूछे तो दैट विल बी C6H2Cl3। ठीक है, जो ट्रू एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है मेरा C6H2Cl3, राइट। वहां पे उसे जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो वो एक गलत एम्पेरिकल फॉर्मूला है। जो करेक्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है C6H2Cl3। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉलिड व्हेन हीटेड लूजेस 45.6% of its weight to become anhydrous. The composition of the anhydrous salt is given to be aluminium is 10.5%, potassium is 15.1%, sulfur is 24.8%, and oxygen is 49.6%. Then we have to find the empirical formula of hydrated and the
एनहाइड्रस सॉल्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर द एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, तो अगर हम एनहाइड्रस सॉल्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ध्यान देना, जो हमारे पास आएगा दैट इज पोटेशियम इज टू एल्यूमिनियम is to potassium is to sulfur is to oxygen। क्या आएगा? 10.5 divided by 27 is to 15.1 divided by 39, 24.8 divided by 32, 49.6 divided by 16। That is what we are going to get। और अब इसको सिंपली डिवाइड कर दो तो ये वाला डिवीजन पे आता है 0.388, ये वाला डिवीजन करके है 0.387, ये वाला डिवीजन करके आता है 0.775 और ये वाला डिवीजन करके आता है 3.12। ठीक है, सो दिस आर द रेशियोज दैट वी आर गेटिंग। और अब इनके स्मॉलेस्ट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.388 से डिवाइड कर दो, थोड़ा बहुत तो हमारा अप्रोक्सीमेशन चलता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 एंड इफ वी सी यहां पर ये नंबर आ रहा है 8। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी KAlS2O8। दैट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एंड अगर मुझे कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट पूछेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, सो दैट विल बी 39 plus 28 plus 32 64 plus 128, तो मेरे पास यहां पर ये आ जाएगा 258। सर आपने क्यों निकाले ये वाला? क्योंकि मुझे वाटर निकालना था। तो वाटर का निकालने के लिए क्या है, मेरे पास ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आया है वो आया है मेरे पास 258। अब ध्यान दो, ये बोला है जब ये हीट करेंगे तो इतना % लूज कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लेता हूं जो मेरा हाइड्रेटेड सॉल्ट है वो अगर मैं 100 ग्राम लिया था तो उसके अंदर 45.6 ग्राम तो वाटर था और 54.4 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट था। सो नाउ वी हैव टू रियलाइज जो 54.4 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 45.6 ग्राम वाटर होता है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट 258 ग्राम है, तो 258 एनहाइड्रस सॉल्ट के करस्पॉन्डिंग 258 इंटू 45.6 डिवाइडेड बाय 54 पॉइंट इतने ग्राम वाटर होगा। इतना वाटर जो है वो हमारे पास था एंड अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 239 ग्राम आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा 239 ग्राम आ रहा है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमारा होगा। तो इसको अगर मैं 18 से डिवाइड कर दूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 13.2 मोल्स
वाटर आ गया है, ये तो हो नहीं सकता है 0.2 पीछे का, तो वो थोड़ा बहुत हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर है, वो चीज हम मान लेंगे। तो सिंपल सी बात है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट विल बी KAlS2O8.13H2O. That will be the empirical formula of the hydrated salt. ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, एक बार ढंग से इसे देख लो, राइट? ओके दोस्तों, तो अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका 1.4 ग्राम वजन होता है, उसका कंबशन पे 2 गैस बनता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन तुम लोग पहले भी पढ़े हो 10th में, इट इज अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर मुझे कोई भी अगर एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? CXHY, ठीक है। और अगर मैं हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन करता हूं, अगर कंबशन रिएक्शन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो मेरा 2 चीज बनता है, CO2 और वाटर। ये इंफॉर्मेशन आगे हम वापस पढ़ेंगे इन द चैप्टर यूडियोमेट्री, जिसको मैंने बहुत ढंग से कराया हूं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जो यूडियोमेट्री है उसको ढंग से देखो, उसमें सब कुछ चीजें मैं करा रखा हूं इसका। अभी राइट नाउ मान लो जो हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाने पे CO2 और वाटर जो है वो हमारा निकलता है। नाउ वाटर जो है वो हमारा एब्जॉर्ब होता है एनहाइड्रस CuSO4 में। क्या होता है रिएक्शन? एनहाइड्रस CuSO4 का क्रिस्टल जो कि हमारा कलरलेस या फिर व्हाइट होता है, ये H2O को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट होता है CuSO4.5H2O, दैट इज द ब्लू इन कलर, ठीक है। और दूसरा जो मेरा KOH है, CO2 है, वो मेरा KOH से एब्जॉर्ब होता है 2 टाइम्स KOH से, और वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है K2CO3 में, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शंस तो आगे ऑब्वियस बन जाएंगे, अभी वो इंफॉर्मेशन जो है वो तुम्हारे लिए मैं दे दे रहा हूं। तो हाइड्रोकार्बन के कंबशन में 2 चीजें निकलेंगे, CO2 और वाटर। CO2 एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से एब्जॉर्ब होगा, और जो हमारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा एनहाइड्रस CuSO4 से, और CO2 जो है वो मेरा KOH से एब्जॉर्ब होने वाला है। सो अब जो बोला है, जो क्रिस्टल का वजन जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 1.8 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, पहले वाले इंफॉर्मेशन से मास ऑफ H2O फॉर्म्ड मैं लिख सकता हूं 1.8 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 मोल्स, राइट। तो मेरे पास जो मास ऑफ H2O जो फॉर्म हुआ है वो हुआ है 0.1 मोल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा मोल्स ऑफ H होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल्स टू 0.2, ये मैं चीज में सिंपली लिख सकता हूं। और मोल्स ऑफ H एटम अगर मेरा 0.2 है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है मेरा 0.2 ग्राम इन 1.4 ग्राम सैंपल, 1.4 ग्राम सैंपल में, क्योंकि हाइड्रोजन जो भी आया है वो तो सैंपल से ही आया है, कोई एक्सटर्नल सोर्स से आ नहीं सकता है। तो सैंपल के अंदर जो हाइड्रोजन का मास है वो है मेरा 0.2 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा मास ऑफ कार्बन होगा दैट विल बी, कंजर्वेशन ऑफ मास से मैं बोल सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2 ग्राम, ये मेरे पास आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है,
C is to H will be 1.2 divided by 12 is to 0.2 divided by 1, तो 0.1 is to 0.2, that is equals to 1 is to 2. That will be the carbon is to hydrogen. And ये अगर मेरे पास आ गया है तो मेरे पास सिंपली यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है CH2. The empirical formula is CH2. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, CH2 के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो हमारे पॉसिबल होते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं. So empirical formula is CH2. Okay.